नमस्कार, मैं हूँ दीपाली श्रीवास्तव और आप सभी जुड़ चुके हैं लाइव हिंदुस्तान से, जहाँ हम आपको सिनेमा जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट कराते हैं। आज हमारे साथ दिल्ली क्राइम सीरीज़ की कास्ट मौजूद है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली क्राइम की डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी कि शेफाली शाह और उनके राइट हेड भूपेंद्र सिंह इन राजेश तेलंग जी और उनकी चहेती नीति सिंह यानी रसिका दुग्गल और दिल्ली क्राइम सीज़न 2 के राइटर हेड यानी तनुज चोपड़ा जी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरे को ये पूछना है कि 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में दिल्ली का क्राइम का फर्स्ट सीज़न गया था, तो जब आप लोग शूट कर रहे थे, जब आप लोग बना रहे थे, तो आपने सोचा था कि इस लेवल तक सराहा जाएगा इसे? मतलब क्या आप सोच रहे थे जब ये गया, तो आपने क्या फील किया? ऑनेस्टली जब शो बन रहा था तो मेरे लिए वो बनाना और उसके क्रिएटिव प्रोसेस ही हाई पॉइंट था। आगे जाकर क्या होगा मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि हर फिल्म हर शो अपना खुद का एक नसीब लेकर आता है। आई कीप सेइंग दैट लाइक एवरी चाइल्ड एवरी फिल्म और शो हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी दैट दे बॉर्न विद, और वो हमारे हाथ में नहीं होता। बट क्रिएटिवली इफ़ यू आर सेटिस्फाइड एंड इफ़ यू आर प्राउड ऑफ व्हाट साथ मिलके जो क्रिएट किया गया है, तो दैट वाज द हाई पॉइंट फॉर मी। मैंने इतना आगे सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट जब हम सीज़न 1 की शूटिंग कर रहे थे तो उस वक्त तो प्लेटफॉर्म भी नहीं था। Yeah. हम वो प्रोड्यूसर्स ने इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस किया था, तो उस समय तो हम यही सोचे थे बस निकल जाए, शूटिंग हो जाए और निकल जाए। एमी के बारे में तो सोचा ही नहीं। लोग देख लें। आपने हाउ डू यू फील लाइक एमी अवार्ड? It's an honor, but we have to make a good show either way, Emmy or not. But it's a good honor. एंड जैसे दिल्ली गैंग रेप था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जब लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, दुख था, बेबसी थी, आप लोग जब ये सब बना रहे थे, जब कर रहे थे, तो आप क्या फील कर रहे थे? कभी कभी गुस्सा आता था ऐसा, या मतलब कि लगता था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कहाँ किसकी गलती थी? वेल ऑनेस्टली पर्सनली आई फील जो वर्तिका को लगता है इस सीज़न में, आई फेल्ट प्रीटी मच द सेम। गुस्सा ऑल्सो कि इसको जितना जल्दी मुझे जल्दी से जल्द सॉल्व करना है। जैसे ट्रेलर में वो कहती है कि वो लोग ये दोबारा करेंगे या करते रहेंगे, कब तक ये हम पर डिपेंड करता है। तो वो सॉल्व करना और इमोशनली डिस्टेंस होकर उसको सॉल्व करना, और जो प्रेशर उस पर आ रहा है फ्रॉम एवरीवेयर, दैट इज अफेक्टिंग हर ऑल्सो, सो इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। सो आई थिंक इट वॉज वेरी सिमिलर। और एंड ऑनेस्टली एज एन एक्टर ये मेरा जॉब है और मेरी चाहत है एज एन एक्टर कि मैं वही फील करूं, तभी तो मैं इतने ऑनेस्टली वो दिखा भी पाऊंगी ना। और बाकी जैसे आपका किरदार था उसमें आप पहले बैलेंस करते हुए दिख रही हैं, लाइफ जॉब आप स्ट्रगल फेस में दिखाई गई हैं, तो उसमें आपको क्या लग रहा था? किस तरीके से मुश्किल था आपका रोल या इजी था? मतलब हर रोल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आसानी से समझ जाते हो और कर पाते हो, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें मेहनत लगती है समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। तो दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन एज एन एक्टर यू वांट कि इन दोनों का मिक्स हो, क्योंकि आपको ये भी नहीं चाहिए कि हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगे और आपको लगे कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ईजी भी लगे, क्योंकि फिर आपकी ग्रोथ कहाँ है। तो दोनों चीज़ें मौजूद थी सीज़न 1 की शूटिंग के दौरान भी और सीज़न 2 की शूटिंग के दौरान भी, और वो होना चाहिए हर प्रोजेक्ट में। और जैसा भी हमने जो पहले एपिसोड में देखा है कि इस बार जो होगा ये सीरीज़ है, तो इसमें आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस कर रही हैं। रियल लाइफ में भी आप ऐसे बैलेंस करेंगी? मतलब इसमें आप काफ़ी दिख रही हैं, आपको प्रोफेशनल पर्सनल के बीच में बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है पहले एपिसोड में जब हमने देखा। हाँ, वो नीति की सीज़न 2 में ये जर्नी है नीति की। मेरे रियल लाइफ में मेरे सपोर्ट सिस्टम्स बहुत सॉलिड हैं, तो मुझे कभी भी अपने काम से डिस्ट्रैक्शन करने का मौका ही नहीं होता। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता लाइफ में, किसी की लाइफ में ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद नहीं होती हैं। और फिर ज़्यादातर जितना मैंने अपने आसपास देखा है कि जिनके लाइफ में ये सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, सारा भार
सपोर्ट सिस्टम बनने का औरतों पर ही ज़्यादा तक आता है, और उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से वक्त निकाल के पर्सनल लाइफ में ध्यान देना पड़ता है, और दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। ये उम्मीद सोसाइटी औरतों से रखती है, और वो मेरे ख्याल से अनफेयर है। आपसे अगला सवाल है मेरा कि आपके बारे में कहा जाता है कि अभिनय को आपने नहीं चुना है, अभिनय ने आपको चुना है। ये क्यों कहा जाता है? मतलब ये मैंने ऐसा कुछ कहा था कभी, शायद ऐसा लग रहा है मुझे जी, और बाकी सभी आपके बारे में कहते हैं। वो एग्जैक्ट मेरे को आप कुछ पैराफ्रेज करके बोल रही हैं शायद, तो मैं समझ नहीं रहा। ये जो लाइन आपने जो कही आपके बारे में ही, चलिए तो मतलब वो ऐसा था कि मैं बिल्कुल, शायद इस सिलसिले में कहा होगा मैं, कि बिल्कुल जब से मैंने होश संभाला तब से एक्टिंग करना शुरू कर दिया, 10, 11, 12 साल की उम्र से। और तो इस वजह से वो करता रहा। और इसका एक दूसरा तंज वाला रूप शायद ये भी रहा होगा उसमें कहने में, कि जब मैंने काम मांगा तो मुझे कभी नहीं मिला, और अपने आप चल के आया। ये तंज भी हो सकता है उसमें, मुझे याद नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ये। इतने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, अभी कैसा आप फील कर रहे हैं? कैसा मतलब आपको लग रहा है? OTT पे काम कर रहे हैं, वेब सीरीज, फिल्में, तो अभी क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, अच्छा लग रहा है, मतलब एक एक्टर को अपना काम करते रहने का मौका मिले। जैसा अभी तो आपने अच्छा कहा लगता कि है। जब मैंने काम मांगा तो काम नहीं मिला, फिर काम सामने से आया, तो वो एक फेज रहा होगा आपके लिए स्ट्रगलिंग, लाइक काम नहीं मिला? नहीं, मैं कभी ऐसा, मैं अपने आप को स्ट्रगलर की तरह से देखता नहीं, क्योंकि मैं कभी स्ट्रगल किया ही नहीं मैंने एक तरह से। मैं खाली, अगर फिल्म में काम नहीं मिल रहा था, थिएटर कर रहा था, थिएटर नहीं मिल रहा था तो टीचिंग कर रहा था, राइटिंग कर रहा था, डायरेक्शन कर रहा था, NSD के साथ जुड़ा रहा। तो मैं हमेशा क्रिएटिव अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, तो मैं कोई स्ट्रगल मैंने इनफैक्ट कभी किया ही नहीं। आप सभी से मेरा एक सवाल है, जैसे आप सभी ने फिल्मों में काम किया है, OTT में आप काम कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस लग रहा है कि ऑडियंस का क्या रिस्पांस आता है फिल्मों में, OTT में, और आप सभी का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब वैसे में पता है कि OTT काफ़ी आगे बढ़ गया है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल उसमें कि OTT को आजकल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल क्या है इसमें ओपिनियन? लोगों को क्या अच्छा लगता है, आई डोंट नो, मतलब हर किसी की अलग अलग चॉइस हो सकती है। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। एज एन एक्टर उतनी ही मेहनत लगती है, बट OTT पे जब आप एक शो कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2 घंटे की कहानी नहीं होती, 8 घंटे की, 5 घंटे की, 7 घंटे की कहानी होती है। तो उसमें कैरेक्टर को डेवलप करने में ज़्यादा मज़ा आता है और डिटेल में कर सकते हैं। ऑल्सो एज एन एक्टर एंड एज अ व्यूअर, एक शो जब ड्रॉप होता है OTT पे तो 190 कंट्रीज़ में ड्रॉप होता है, और इतनी रीच अनफॉर्चुनेटली थिएटर में, मतलब जो फिल्म रिलीज़ होती है उसमें नहीं है। कई फिल्में रिलीज़ होती हैं जो हम तक पहुंच भी नहीं सकती, बट बिकॉज ऑफ OTT एक तो हमारा काम लोगों तक पहुंच रहा है, और दूसरा जो दुनिया में काम हो रहा है वो हम हमारे घर पर बैठकर देख सकते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आई कैन वॉच सिनेमा फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। डेली क्राइम वर्तिका चतुर्वेदी की बात करते हैं, तो आपको इस कैरेक्टर में खुद को ढालने में कितना वक्त लगा, या अभी फिर से दोबारा आपने शूट किया तो क्या आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ी? हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। सो मैं कभी सेट पे नहीं जाती ये सोच के कि ये हो जाएगा, ये मुझे आता है। इनफैक्ट माई बिलीफ इज़ कि ओ गॉड मुझे नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। और पहले में एक कैरेक्टर बना, बट देन सेकंड में उसका ग्रोथ हुआ है, फर्स्ट में भी ग्रोथ हुआ है, और ऑन अ डे टू डे बेसिस इंसान बदलता है। तो ये तो 1 साल के बाद ये कैरेक्टर, फ्रॉम 2012, दिस इज 2013 की हम बात कर रहे हैं, एंड डूइंग इट आफ्टर अ गैप ऑफ, हम लोग शूट कर रहे थे बट देन द पैंडेमिक हैपेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स नॉट ईजी। एक फेमिलियरिटी है, उसका ग्रेन, उसका रूट पता है, लेकिन फिर भी हर सिचुएशन अलग होती है। सो हाउ यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन कैन नॉट बी द सेम। लाइक जो एक्टर्स होते हैं कि वो अपने कैरेक्टर में ढलने के लिए कभी कभी जाते हैं, उस कैरेक्टर में ढलने के लिए बस्ती में जा रहे हैं, या हमने सुना है कई बार कि मतलब कैरेक्टर को अपने अंदर एकदम ढाल लेने के लिए उसमें जीते हैं। तो आपने ऐसा कुछ किया वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में? Well, unfortunately and terribly, I actually feel it and I'm admitting it कि unfortunately मैंने नहीं किया, और मैंने शायद करना चाहिए था। पहले सीजन के वक्त of course I met the cop who solved the Nirbhaya case, and
spoke to her and understood और दूसरे जो कमिश्नर थे उन्होंने भी हमें प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो बताई, समझाई। लेकिन वर्तिका एक खुद की आइडेंटिटी है। शी इज़ नॉट जस्ट अ कॉप, शी इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। और वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के तौर पर उसको बढ़ाना ज़रूरी था। एंड ऑल्सो शी इज़ नॉट a copy paste of anybody else. It wasn't mimicking somebody. It wasn't replicating somebody. It was making her her own person. So, I mean, I don't know how to explain it कि मैंने क्या मेहनत की, शायद लगेगा कि नहीं की, but well, that's नहीं, how आपने it की is. और हमने वो सभी का देखा। इवन शेफाली शाह आपको, इवन सभी को, मतलब उनके कैरेक्टर्स के नाम से हमने जाना है, ये सुना है। मेरा आप सभी से लास्ट क्वेश्चन, 3 दिन बाद ये वेब सीरीज आ रही है, क्या स्पेशल मैसेज है आपका ऑडियंस के लिए? कि प्लीज हमारा शो देखें 26 अगस्त को ये नेटफ्लिक्स तो हर पर। कोई देखेगा, इसके अलावा कुछ यही और? है। या देखें, Yeah, please देखें। watch it, click like, tell your friends, watch it again 2 times. Just make it #1 in India. ओके देन, थैंक यू सो मच, आप सभी से बहुत अच्छा लगा Thank मुझे you. बात